अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। हमने अपने बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करा है पिछले सेशंस तक। और अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा देखिए, मैं जिस टॉपिक के सीक्वेंस में चलूंगा उसकी कोई लॉजिक होगी, और इसीलिए मैं सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टॉपिक को कवर करूंगा। इस टॉपिक की जो बुनियाद है या बेसिक बातें हैं वो मैं पहले कवर करूंगा, फिर मैं किसी और टॉपिक को कवर करूंगा और फिर दोबारा इस टॉपिक पर आऊंगा। यानी कि हम इस टॉपिक को एक सेटिंग में कंप्लीट नहीं करेंगे। अलबत्ता इसको पहले कंप्लीट करना इसका कोई पर्पज़ है। इस टॉपिक के कुछ बुनियादी उसूल ऐसे हैं जो दूसरे चैप्टर्स में भी अप्लाई होते हैं। और पूरे कॉस्टिंग के कोर्स में आप ये देखेंगे या ये ऑब्जर्व करेंगे कि मुख्तलिफ चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जो चीज़ें आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में पढ़ोगे उसी तरह की चीज़ें मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको नजर आएंगी। वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में जो पढ़ोगे उसी तरह की चीज़ें आपको ओवरहेड्स में समझ आएंगी या नजर आएंगी। ओवरहेड्स के चैप्टर में जो पढ़ोगे वो दीगर दूसरे चैप्टर्स में उसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है। अब इसमें हर टीचर अपने हिसाब से सीक्वेंस को फॉलो करता है। मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट जब बच्चों को आ जाए तो उनको सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ा दिया जाए, ताकि उन लोगों को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की अच्छी ग्रिप हो, बहुत सारी बातें समझ में आ रही हूँ उनसे रेलेवेंट, और आगे उनके लिए आसानी हो। तो मैं जो टॉपिक आज करूंगा वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा, जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है सीवीपी एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या इसको कभी कभार हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। इस टॉपिक का पर्पस ये होता है कि आप ये टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उससे आप कंपनी को ये बता सकते हो कि भाई कितने यूनिट्स आप बेचोगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाओगे। आपने अगर एक सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए आपको कितने यूनिट्स बेचने चाहिए। या लेट से ये टॉपिक आपको हेल्प करता है ये बताने में कि आपकी कंपनी जो है उसकी जो सेल्स रेवेन्यू है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, उसमें से कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है और कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर आप ये भी सीखते हो इस टॉपिक में कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पर कंपनी का आ रहा है। अब ये जो बातें हैं, ये जो टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ जिक्र करी, जब तक हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तो हम इसमें माहिर नहीं हो सकते और इसको अच्छे से समझ नहीं सकते। ये बात आपने याद रखनी है कि सीवीपी एनालिसिस यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ये एज्यूम करता है कि हर तरह का आपका खर्चा या तो वेरिएबल होगा या तो फिक्स्ड होगा, या तो वेरिएबल होगा या तो फिक्स्ड होगा। तो चलें इस टॉपिक को एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी मुख्तलिफ टर्म से फेमिलियर होते हैं, फॉर्मूलों से फेमिलियर होते हैं और उनकी एप्लीकेशन से फेमिलियर होते हैं। एज्यूम कर लें कि एक कंपनी है और उसके एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 45, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है लेट से 25। और इस कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है लेट से 120। और इस कंपनी की जो एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स है, इस कंपनी की जो एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स है यानी कि जितने यूनिट्स इसने प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन मतलब जितने यूनिट्स इसने प्रोड्यूस करे, और जो एक्चुअल सेल्स है और जितने यूनिट्स इसने बेचे। इनिशियली हम एग्जांपल्स में एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल्स के यूनिट सेम है, और लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हैं 20 यूनिट्स। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब होता है कितने यूनिट्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे, प्रोड्यूस करे, बनाए, और सेल्स का मतलब होता है कितने यूनिट्स बेचे। अगर कंपनी किसी भी सवाल में ज़्यादा यूनिट्स बनाए और कम यूनिट्स बेचे तो उसके पास कुछ इन्वेंट्री में चीज़ें रह जानी चाहिए, यानी कि स्टॉक बाकी रह जाना चाहिए। बहरहाल अभी हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि कंपनी की एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल्स के यूनिट सेम है और वो दोनों 20 यूनिट्स हैं। अब लेट से हम कंपनी का 20 यूनिट्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में इसको पढ़ा था। तो हम करते ही हैं कि कंपनी का सबसे पहले 20 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर कंपनी एक यूनिट 45 का बेचती है तो 20 यूनिट्स इसने टोटल बेचे होंगे कितने रुपए में, 900 रुपए में। इसमें से हम माइनस कर देते हैं कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू, कंपनी के वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 25 है तो 20 यूनिट्स की टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 500 होगी जो कंपनी पे कर रही है।
सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बच जाता है, हमें मालूम है कि हमने इसका नाम कंट्रीब्यूशन रखा था, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 400 रुपये। और फिर कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है, जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट है 120 रुपये। यानी कि ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने हर लिहाज से पे करना है, चाहे यूनिट्स बने ना बने, 10 यूनिट्स बने, 20 यूनिट्स बने या 50 यूनिट्स बने। तो इस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फिल वक्त 400 माइनस 120, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन आ जाता है 280। 280 कंपनी का करंट प्रॉफिट है। कंपनी करंटली जो है वो 280 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन बच गया, कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करी, फिक्स कॉस्ट माइनस कर जो अमाउंट बच गया उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा जी, अब लेट से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितने यूनिट्स पर है, यानी कि कंपनी कितने यूनिट्स बेचेगी जिसपे कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो आप ये कहोगे कि सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो हमने अपने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपनी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट को, जितनी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट है उस फिक्स कॉस्ट की अमाउंट को डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो सर इस सवाल में कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो 120 है। और सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सीखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का एक जो पॉसिबल फॉर्मूला है वो ये है कि आप सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दें। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि मैं अपनी कंपनी की सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करता हूँ, तो ये बच जाता है 20। और अगर ये 20 बच जाता है तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होगा 120 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 6 यूनिट्स। इन 6 यूनिट्स का ये मतलब होगा कि कंपनी अगर 6 यूनिट्स बनाकर बेचती, कंपनी अगर 6 यूनिट्स बनाकर बेचती तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पर होती, उसको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, या उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो 0 रुपीज होता। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का या ब्रेक इवन पॉइंट इन करेंसी का। अच्छा, उसके भी दो फॉर्मूले हैं और एक पॉसिबल जो फॉर्मूला है वो है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को, आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हैं, आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस से। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितने, 6, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 45। तो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 45 से, 45 इंटू 6 ये बन जाता है 270। सर ये आपको क्या बताता है, ये 270 आपको ये बताता है कि जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, यानी कि कंपनी जब 6 यूनिट्स बना रही होगी तो उसका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है जी, तो ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशन दुरुस्त है या नहीं। तो हम करते ही हैं कि हम 6 यूनिट्स का जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू ढूंढते हैं। 45 इंटू 6, 6 यूनिट्स का जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 270 होगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 6 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट की 25 है, एक यूनिट की 25 है, तो 6 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 6 यानी कि 150 रुपये हो जाएगी। अगर मैं माइनस कर देता हूँ सेल्स रेवेन्यू 270 में से वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपये, तो जो अमाउंट बच जाता है, तो जो अमाउंट बच जाता है, इस अमाउंट को हम सर कंट्रीब्यूशन कहते थे और वो 120 रुपये यहाँ पर बचता है। और मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 120 है। लिहाजा कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी कि सर ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गया है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 6 यूनिट्स ही है, या ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू जो है वो 270 ही है। यानी कि सर आपने जो दो चीज़ें कैलकुलेट करी और दो फॉर्मूले हमें बताए वो बिल्कुल सही से अप्लाई भी हो रहे हैं, हमने उसकी एप्लीकेशन भी देख ली और उन फॉर्मूलों को भी हम समझ गए कि ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो हमारे पास अप्लाई होते हैं तो क्या रिजल्ट सही आते हैं या नहीं। अब यहाँ पर एक और बात आती है हमारे सामने, और वो ये आती है कि देखिए कंपनी अभी एक्चुअली कितने यूनिट्स बेच रही है। कंपनी अभी एक्चुअली 20 यूनिट्स बेच रही है। देखिए जरा इस चीज पर गौर करें, ये 20 क्या है, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब है कि वाकई हकीकतन अभी मैं कितनी चीजें बेच रहा हूँ, 20 चीजें बेच रहा हूँ। और ये जो 6 यूनिट्स है ये ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स है, यानी कि अगर मेरी कंपनी के हालात बुरे हो गए, अगर मैंने 20 यूनिट्स अभी बेच रहा हूँ, अगर मैं 19, 18, 17, 16, 15, 14 मेरे हालात बुरे हो गए कंपनी के, और अगर मैं 6 यूनिट्स बेचने में कामयाब हुआ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर हूँ।
7 यूनिट्स पर प्रॉफिट होगा, 8 यूनिट्स पर प्रॉफिट होगा, 5 यूनिट्स पर लॉस होगा, 4 यूनिट्स पर लॉस होगा, 6 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मेरी अभी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। मैं अभी एक्चुअली 20 यूनिट्स बेच रहा हूं, लेकिन अलबत्ता अगर मेरी कंपनी के हालात बुरे हो गए और 20 के बजाय 19 यूनिट्स बेचूंगा तो भी मैं प्रॉफिट्स में ही हूँगा। 20 के बजाय अगर अगले साल अल्लाह ना करे 18 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो भी मैं प्रॉफिट में हूँगा। 20 के बजाय अल्लाह ना करे अगले साल मैं 15 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो भी मैं प्रॉफिट में हूँगा। खतरा कहाँ है? खतरा तब है जब मेरी करंट प्रोडक्शन जो है वो 20 यूनिट से 5 यूनिट्स पर चली जाए तो मैं लॉसेस में आ जाऊंगा। बात समझ रहे हो? देखें, कंपनी जब 0 यूनिट्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट बेचेगी तो कंपनी जो है वो लॉसेस में होगी, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट से कम है। 6 यूनिट्स पर कंपनी को ब्रेक इवन अचीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनी उस हालात में आ जाती है जब अपनी फिक्स कॉस्ट सारी कवर कर लेती है और नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन में होती है। बहरहाल अगर कंपनी 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 11 यूनिट्स या 20 यूनिट्स तक जो करंट उसकी प्रोडक्शन है ये बेचेगी तो कंपनी प्रॉफिट्स में। तो हम ये एक एहतियाती बात कैलकुलेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई अभी की मेरी जो पोजीशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी आगे है, और इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है? अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मल्टीपल फॉर्मूले हैं जो कि वक्त के साथ साथ आएंगे, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। ठीक है जी, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? एक्चुअल यूनिट्स कंपनी अभी कितने यूनिट्स बेच रही है? 20। कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होती तो कितने यूनिट्स बेचती? 6। यानी कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से कितने यूनिट्स आगे है? कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से कितने यूनिट्स आगे है? कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से 14 यूनिट्स आगे है। तो इसलिए कंपनी को इतना ज्यादा खतरा नहीं है। अगर कंपनी की करंट प्रोडक्शन कम भी हो जाती है तो 14 यूनिट्स से ज्यादा कम हो गई, यानी कि 20 जो है वो 10 से कम हुआ तो 10 पे ही जाएगा, 20 अगर 5 से कम हुआ तो 15 पर जाएगा, 20 अगर 14 से कम हुआ तो 6 पर आएगा, 20 अगर 15 से कम हो गया और 5 पर चला गया फिर जाकर कंपनी लॉसेस में जाएगी, तब तक कंपनी को लॉसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने एक और टर्म सीखी, एक और फॉर्मूला सीखा, और वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक बेसिक वाला फॉर्मूला जो कि एक्चुअल यूनिट्स यानी कि जितने यूनिट्स आप बेच रहे हो माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स यानी कि जितने यूनिट्स पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो यूनिट्स। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे हालात कितने अच्छे हैं, हम कितनी बेहतर जगह पर हैं, या हम ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो हमें सीखनी है, जो एक और आपका फॉर्मूला है वो है टारगेट प्रॉफिट का। अच्छा जी, टारगेट प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, सम टाइम्स कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि कंपनी ये बोल देगी कि भाई मेरा टारगेट है, मेरा एम है, मेरा मकसद है कि XYZ अमाउंट का प्रॉफिट मैं कमा सकूं। आप हमें ये बताओ कि इतना नफा, इतना प्रॉफिट कमाना हो तो हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? ठीक है, सवाल क्या आएगा? सवाल कंपनी का सिनेरियो होगा, सिनेरियो में लिखा हुआ होगा जी कंपनी चाहती है कि उसको जो है ना वो 200 रुपए का प्रॉफिट हो, कंपनी चाहती है कि उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो, कंपनी चाहती है कि उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो। तो आप हमें बताएं या आप कंपनी को बताएं कि कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। लेट से इसी डेटा में एक सवाल आपके पास आया और सवाल ये बोलता है कि जनाब कंपनी चाहती है कि कंपनी को 400 रुपए का, $400 का प्रॉफिट हो। आप कंपनी को ये बताएं कि 400 रुपए का या $400 का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर लॉजिकली सोचा जाए ना तो लॉजिकली बात यह है कि 6 यूनिट्स पर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर थी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। कंपनी जब 20 यूनिट्स बेच रही थी तो 280 रुपए के प्रॉफिट पर थी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 20 से भी ज्यादा यूनिट्स बेचने होंगे, यानी कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 20 से ज्यादा आना चाहिए। मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 20 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक बात है ना? क्योंकि 20 यूनिट जब मैं बेचता हूं तो मैं 280 का मुनाफा कमाता हूं, मुझे तो 400 का मुनाफा चाहिए। अब पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको एक लॉजिक के जरिए भी जो है वो समझेंगे। देखें, अगर मुझे 400 रुपए का टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो एक फॉर्मूला आप लोगों को और इंट्रोड्यूस करवाता हूं, वो है यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, और यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हमारे पास हमारे इस सवाल में हमारी फिक्स कॉस्ट है 120 रुपए. हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो 400 रुपए है. हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो 400 रुपए है. टारगेट प्रॉफिट 400 रुपए होने का मतलब ये है कि अगर मैं 400 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर मैं चाहता हूं तो मैं यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट की जगह 400 लिख दूंगा. और मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की है 20, वो 20 ही रहेगी. तो ये हमारे पास हो जाएगा 120 प्लस 400 यानी कि 520 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि ये टोटल हो जाएगा 26 यूनिट्स. ये टोटल हो जाएगा 26 यूनिट्स. ठीक है जी, ये टोटल हो जाएगा 26 यूनिट्स. यानी कि फिक्स कॉस्ट है 120, टारगेट प्रॉफिट है 400, तो टोटल 520 हुआ और उसको जब 20 से डिवाइड किया तो 26 यूनिट्स. यानी कि अगर मैं 26 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा, अगर मैं 26 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा, अगर मैं 26 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मैं 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा. पहले तो इस बात को प्रूव करता हूं और फिर इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं. आपने ये वाला फॉर्मूला अपने पास नोट कर लेना है. यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अच्छा जी सर, पहले तो इसको प्रूव करें. देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेल्स रेवेन्यू. अगर मैं 26 यूनिट्स बेचता हूँ, एक यूनिट बिकता है 45 का. एक यूनिट अगर 45 का बिकता है तो 26 यूनिट्स कितने के बिकेंगे सर? अगर एक यूनिट 45 का बिकता है तो 26 यूनिट्स बिक जाएंगे 45 इंटू 26 यानी कि 1170 के. 1170 के. इसके बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट. इसके बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 25 है, एक यूनिट की 25 है, एक यूनिट की 25 है. तो टोटल जो हमारे पास, हम अगर 26 यूनिट्स बेचते हैं तो 25 इंटू 26 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 650. टोटल हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो बन जाएगी 650. अगर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 650 बन जाएगी तो फिर इसको माइनस करने के बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी. कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी? 1170 माइनस 650 यानी कि 520 हमारे पास 520 हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी. इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू के बाद, इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हमारी 120 रुपए है. अगर मैं 120 की फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो देखें आप, आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? बिल्कुल 400 आ रहा है. यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है और ये इस फॉर्मूले से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और यही आंसर आना चाहिए था. और हम यही मालूम करना चाह रहे थे कि आखिर अगर मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए हो तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे. और बिल्कुल सही यहाँ पे प्रूफ हुआ कि मैं अगर 26 यूनिट्स बेचूंगा तो 26 यूनिट्स बेचकर मैं 400 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता हूँ. ये बिल्कुल जबरदस्त काम हो गया और बिल्कुल सही काम हो गया. अच्छा जी, तो एक तो ये फॉर्मूला अप्रोच थी. फॉर्मूले से आपने समझ लिया कि भाई टारगेट प्रॉफिट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. लेकिन सर इसको थोड़ा सा आप जो है वो किसी और अंदाज में भी एक्सप्लेन करें कि किस तरह से हमारे पास ये टारगेट प्रॉफिट अचीव है. देखो जी, आपके पास एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन कितनी है? जरा गौर से सुनना. आपके पास एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए. आपके पास एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए. यानी कि आप सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास जो है ना वो 20 रुपए बच जाते हैं. उन 20 रुपए से आपने पहले अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी करनी होती है या पे करनी होती है और फिर कुछ भी बच जाए, फिर अगर कुछ भी बच जाए तो वो आपके प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए. देखें, होता क्या है कि जब आपने 20 यूनिट्स बेचे, अब जरा गौर से बात सुनना, जब हमने 20 यूनिट्स बेचे तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 400 रुपए. 400 रुपए में से फिक्स कॉस्ट 120 निकल गई. 400 रुपए में से 120 की फिक्स कॉस्ट निकल गई तो बाकी जो बच गया वो क्या था? प्रॉफिट था, जो कि 280 रुपए. या नीचे वाली एग्जाम्पल पर आओ, कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 6 यूनिट्स पर 120 रुपए. 120 रुपए की जब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई तो आपके पास क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा. यानी कि कंट्रीब्यूशन में से पहले फिक्स कॉस्ट हट जाती है और जितना भी बच जाता है, जितना भी बच जाता है, जितना भी रिमेनिंग होता है, पेंडिंग होता है, जितना भी बचा हुआ अमाउंट होता है वो सारा का सारा आपके प्रॉफिट को बढ़ाता रहता है. इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जरा गौर से सुनना कि हमारे पास देखो
20 यूनिट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है ना, ये हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ये 20 यूनिट्स के लिए बनाया है कि भाई 20 यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास कितना सेल्स रेवेन्यू होगा, कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी, कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, कितनी फिक्स कॉस्ट होगी, कितना प्रॉफिट होगा। अगर यही काम 21 यूनिट्स के लिए किया जाए तो आप जरा ये सोचिएगा कि क्या कैसे चीजें चेंज होंगी। सर अगर यही काम 21 यूनिट्स के लिए किया जाएगा, यही काम 21 यूनिट्स के लिए किया जाएगा तो 45 इंटू 21 होगा, 45 इंटू 21 होगा। 45 इंटू 21 कितना बनता है? 45 इंटू 21 जो है ना वो बन जाता है 945। 945। इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ? पहले 900 था, 20 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू 900 है, 21 यूनिट्स पर 945 है, यानी कि 45 से इंक्रीज हुआ। सर वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक यूनिट की अगर 25 है तो 21 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 21 यूनिट्स की 525 हो जाएगी। 21 यूनिट्स की 525 हो जाएगी। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में क्या हुआ? पहले 500 थी 20 यूनिट्स पर, 21 यूनिट्स पर वो 525 हो गई। तो भाई कंट्रीब्यूशन कहाँ चली जाएगी? कंट्रीब्यूशन कहाँ चली जाएगी? कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो चली जाएगी 945 माइनस 525 पर, यानी कि 420 पर चली जाएगी। यानी कि कंट्रीब्यूशन कितने से इंक्रीज हुई? कंट्रीब्यूशन पहले कितनी थी? कंट्रीब्यूशन पहले कितनी थी? पहले 400 थी। अब कितनी है? अब कितनी है? अब 420 है। सर इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे क्या कि एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन 20 है तो अगर कंपनी 20 के बजाय 21 यानी कि एक यूनिट ज्यादा बनाएगी तो कंट्रीब्यूशन में एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन का इजाफा होगा। बिल्कुल, बात समझे? अगर कंपनी 20 के बजाय 21 यूनिट्स बनाएगी तो कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन 400 पर थी वो 420 पर चली जाएगी, यानी कि एक यूनिट जो एडिशनल बनाया है उसी की अमाउंट से सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एक जो एडिशनल यूनिट बनाकर बेचा है उसी की अमाउंट से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई है। एक जो एडिशनल यूनिट बनाकर बेचा है उसी की तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंक्रीज हुई है। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, तो फिक्स कॉस्ट अभी भी, इस बार भी फिक्स कॉस्ट जो होगी आपकी वो 120 होगी। और इस हिसाब से आपके पास जो है ना वो 300 रुपए का क्या आ रहा होगा? 300 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है जी। तो होता क्या है? होता ये है कि भाई जब आप ज्यादा यूनिट्स बनाते हो तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो रही होती है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। और जितने से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है, जितने से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है उतने से ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है। देखें आपकी जब कंट्रीब्यूशन 400 थी, फिक्स कॉस्ट 120 थी, बचा हुआ 280 आपका प्रॉफिट था। आपकी कंट्रीब्यूशन 420 हो गई, यूनिट ज्यादा बने तो आपकी कंट्रीब्यूशन 420 हो गई। फिक्स कॉस्ट जो पहले 120 थी, फिक्स कॉस्ट जो पहले 120 थी वो अभी भी 120 है, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी 20 से इंक्रीज हो गया। तो इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी था, और वो कॉमन सेंस वाला था। और वो ये था कि जनाब मेरा प्रॉफिट अभी है 280, 20 यूनिट्स पर मैं 280 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। 20 यूनिट्स पर 20 यूनिट्स पर 20 यूनिट्स पर मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 20 यूनिट्स पर मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो 280 कमा रहा हूँ। 20 यूनिट्स पर मैं 280 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगर मैं 20 के बजाय 21 यूनिट्स पर जाऊंगा तो प्रॉफिट 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट जो मैंने इजाफी बेचा उसकी कंट्रीब्यूशन है 20। जब मैं 20 के बजाय 21 यूनिट बेचूंगा तो कंट्रीब्यूशन में 20 का इजाफा आएगा, फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। जितना भी कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा उतना ही प्रॉफिट में इजाफा होगा। अगर मैं 22 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 320 पर चला जाएगा। 23 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट 340 पर चला जाएगा। 24 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 300 एंड कितने पे चला जाएगा? 60 पर चला जाएगा। 25 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितने पे चला जाएगा? 380 पर चला जाएगा। और 26 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट 400 रुपए पर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एडिशनल यूनिट की वजह से, हर एडिशनल यूनिट की वजह से जितना इजाफा कंट्रीब्यूशन में आता है उतना ही इजाफा प्रॉफिट में आता है। ये एक और एंगल था इस बात को समझाने का। मैंने ये और ये इन दो पोजीशंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। आप उसके बाद वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो। और आप इधर एक कंक्लूजन में बात लिख सकते हो कि increase increase in units sold, यानी कि जो यूनिट्स हमने बेचे अगर उसमें इंक्रीज हो, इंक्रीजेस इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इट इंक्रीजेस कंट्रीब्यूशन, इट इंक्रीजेस कंट्रीब्यूशन एंड hence profit, and hence
प्रॉफिट, ठीक है। इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड इंक्रीजेस कंट्रीब्यूशन एंड हेंस प्रॉफिट। अगर आपके पास जो यूनिट सोल्ड है वो इंक्रीज होते हैं तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होती है, कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट में भी इजाफा होता है या इंक्रीज होता है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा पहले तो आपने ये अच्छे से नोट करना है। अगर यहाँ तक वाली बातें मैं रिकॉल कर दूं तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढा, उसके लिए फिक्स कॉस्ट को हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक्चुअल यूनिट्स में से ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को माइनस किया। यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट दोनों को ऐड कर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया। यहाँ तक आप पहले देखेंगे, चीजें अच्छे से समझेंगे, और ये पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रा व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल लाजमी तौर पर भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल सकती है, और जिसमें से आपको फिर कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप तेज़ी तेज़ी से लेक्चर्स देखें और फिर पढ़ी हुई पीडीएफ फाइल को अच्छे से गो थ्रू करें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक नोट कर काइंडली आगे बढ़िएगा। अब हम अपनी अगली एग्जाम्पल पर आते हैं इसी वीडियो में, लेकिन आपने यहाँ तक जो हमने बातें करी थी वो अपने पास लिखनी है, नोट डाउन करनी है। एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ। लेट से मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो है 50, मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 50 है। मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 30 है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 है। और मेरी जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है, मेरी जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वो है 180। अगर मुझसे ये इन्फॉर्मेशन देके पूछा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मेरी 50 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मेरी 30 है। तो इस हिसाब से जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। फिर अगर मुझसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है, तो उसके लिए मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। मेरी जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वो 180 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू मैंने 20 कैलकुलेट करी है, यानी कि 9 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ रहा है। यानी कि मैं 9 यूनिट्स बनाकर बेचता हूँ तो मुझे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस भी बता दो, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बताने के लिए मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेलिंग प्राइस से। मेरे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ रहा है वो 9 यूनिट्स आ रहा है और सेलिंग प्राइस जो आ रही है वो 50 आ रही है। और अगर मैं 9 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई 450 रुपए की सेलिंग प्राइस होगी या सेल्स रेवेन्यू होगा जब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो रहा होगा। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि इसको प्रूव करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो मैं इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, सेल्स रेवेन्यू एक कैलकुलेट करने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, 450 आएगा। इसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा। मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो 9 यूनिट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 270 हो जाएगी। जब मैं 270 की वेरिएबल कॉस्ट को कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बच जाएगी। कंट्रीब्यूशन मेरी जो होगी वो हो जाएगी 450 माइनस 270, यानी कि ये आ जाएगी 180। 180 की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा अपने फिक्स कॉस्ट की वैल्यू। फिक्स कॉस्ट मेरी 180 है तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा, यानी कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर हूँ, मैं प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं जनरेट कर रहा। नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि जो चीजें दी थी उसके हिसाब से ये वर्किंग बिल्कुल सही है। अब हम एक और चीज पर आते हैं और वो कहलाता है हमारा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन 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 टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करना सीखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करना सीखते हैं। और दूसरी चीज होती है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। पहले इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट और फिर इसकी मजीद इम्प्लीकेशंस देख लेंगे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, ये दो रेशोज अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो को डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से, डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
दूसरा मेथड ये है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को, दूसरा मेथड ये है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को, दूसरा मेथड ये है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल्स रेवेन्यू से। दूसरा मेथड ये कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल्स रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 100% से। अगर हम पहला वाला मेथड फॉलो करते हैं तो इस सवाल में हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 50 है, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर कर एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 जो है वो बनेगा 40%, 40% बनेगा। और अगर हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं तो मेथड नंबर 2 में हमें कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू चाहिए होगी, चाहे वो 2 यूनिट्स की हो, 4 यूनिट्स की हो, 6 यूनिट्स की हो। यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है 9 यूनिट्स का। 9 यूनिट्स पर मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 180। सर इसको किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स रेवेन्यू से। लेकिन अगर ऊपर 9 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है तो नीचे 9 ही यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू होगा। ऐसा नहीं ऊपर 9 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है नीचे 4 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू, नहीं, लाइक को लाइक से मैच करना है। तो अगर आपने ऊपर 180 लिखा है यानी कि 9 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मेंशन करिए, तो नीचे आप 9 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू यानी कि 450 लिखोगे। और जब आप 180 को 450 से डिवाइड करोगे तो 180 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100 ये आपके पास आ रहा होगा अगेन 40%। ठीक है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के दो तरीके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, या फिर कंट्रीब्यूशन टोटल डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू टोटल। ये कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा और इसका मतलब क्या है, ये एक सेपरेट बहस है। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का एक फॉर्मूला आपके पास होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। और दूसरा आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब अगर हम पहले वाले तरीके से इसको यूज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे एग्जांपल के हिसाब से एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 30 है, सेलिंग प्राइस है वो 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर करेंगे हम तो ये हमारा 60% बनेगा। और अगर हम टोटल पर चलेंगे तो 9 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 270 टीवी है और सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो 450 दिया हुआ है, और अगर हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% ही बनेगा। अब सर इसका क्या मतलब होता है ये बताएं। देखिए हमारी एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस कितनी थी, सर सेलिंग प्राइस थी 50। सेलिंग प्राइस जो 50 थी ना उसमें से कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था जो कि 30 था, और कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था जो कि 20 था। या हमने जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ब्रेक इवन की पोजीशन पर तो हमारा जो टोटल सेल्स रेवेन्यू था वो 450 था। टोटल सेल्स रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी थी, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 270 रुपए थी। और वेरिएबल कॉस्ट के अलावा जो बच गया था अमाउंट वो कंट्रीब्यूशन था, और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो था वो 180 था। आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो ये बताता है कि सेल्स रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस का कितना फीसद अमाउंट कंट्रीब्यूशन है या कितना फीसद अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो 40% आ रहा है, तो उसका ये मतलब है कि सेलिंग प्राइस का 40% कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है, या सेल्स रेवेन्यू का 40% कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है। या इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस का 60%, सेलिंग प्राइस का 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, या सेल्स रेवेन्यू का 60%, सेल्स रेवेन्यू का 60% आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखिए आप जब कोई चीज बेचोगे तो उसके खरीदने की वैल्यू या वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, जितना बच जाएगा वो कंट्रीब्यूशन में ही जाएगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको हाईलाइट जो करवाना है वो ये है कि कभी भी अगर आप सी एस रेशो और वी एस रेशो को ऐड करोगे तो 100% बनेगा। जिस तरह से यहाँ पर 40% और 60% को ऐड किया जाए तो वो 100% बनता है, इसी तरह से कभी भी आप कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो को और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो को ऐड कर दोगे तो वो 100% ही बनेगा। और इसका मकसद क्या होता है, आपको सेलिंग प्राइस अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है तो उसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस का 40% कंट्रीब्यूशन होती है और सेलिंग प्राइस का 60% वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर लेट से अगर कोई सवाल आपके पास ऐसा आ जाए, इसी से सवाल बनाता हूँ आपके पास कोई सवाल ऐसा आ जाए जो बोले कि भाई एक कंपनी है
और उस कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है ना, उस कंपनी की सेलिंग प्राइस 50 है, और उसका जो CS रेशो है, उसका जो CS रेशो है वो 40% है। ठीक है, आपके पास एक सवाल आया और उस सवाल ने बोला भाई एक कंपनी की सेलिंग प्राइस 50 रुपए है और उसका जो CS रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 40% है। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स रेवेन्यू का 40, सेलिंग प्राइस का या सेल्स रेवेन्यू का 40% कंट्रीब्यूशन होती है। अगर सेलिंग प्राइस है तो उसका 40% कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है, अगर सेल्स रेवेन्यू है तो उसका 40% कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, अगर CS रेशो 40% है, तो आप ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जनाब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो है 50 रुपए और CS रेशो है 40%, तो सेलिंग प्राइस का 40%, सेलिंग प्राइस का 40% मेरे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी, जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी वो तो सवाल में 50 दी हुई है, जो मेरा CS रेशो है वो 40% दिया हुआ है, विच मीन्स के मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 50 का 40%, यानी कि 20 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो सवाल इस तरह का आ सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस दी हुई हो और आपको CS रेशो दिया हुआ हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ। इसी तरह से आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसी तरह का सवाल देकर, इसी तरह का सवाल देकर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई आप कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताने के लिए आप दो काम कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताने के लिए आप दो काम क्या कर सकते हो। देखो, अगर CS रेशो 40% है, अगर CS रेशो 40% है, तो आपका जो VS रेशो होगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का जो रेशो होगा, VS रेशो जो होगा वो 60% होगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो 60% होगा। हमने ये मालूम किया या ये पता किया कि 100% टोटल होता है, उसमें से अगर CS रेशो 40% है तो बचा हुआ 60% VS रेशो होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम VS रेशो से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए हम सेलिंग प्राइस को VS रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई 60%। अब जब मैं 50 को 60% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और वो आएगी 30। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमें ये मालूम है कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आऊं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, लेफ्ट साइड पर आएगा तो प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगा। सेलिंग प्राइस को राइट साइड पर ही रहने दूं और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है उसको राइट साइड पर ले आऊंगा, तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 50 में से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर मैं ये वाली वर्किंग कर चुका हूं, अगर मैं ये वाली वर्किंग कर चुका हूं, तो मैं सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को माइनस कर कर भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मालूम कर सकता हूं। तो यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस को CS रेशो से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस को VS रेशो से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को भी माइनस किया जा सकता है। आपके पास सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी। वापस से हम एक एग्जांपल और लेते हैं और इसमें ज़रा एक और चीज़ अप्लाई करते हैं। लेट से मेरी सेलिंग प्राइस है 60, मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो मैं कह लेता हूँ कि वो है लेट से 36। ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस 60 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 36 है, और लेट से मैं अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कह देता हूँ कि वो है 96। मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कह देता हूँ 96। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ, तो आप बोलोगे कि सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 60 की सेलिंग प्राइस है और उसमें से आप 36 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो 24 आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालेंगे, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया जाता है। आपकी अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो 96 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 24 है,
तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा 96 डिवाइडेड बाई 24, वो 4 यूनिट्स आ रहा होगा। यानी कि कंपनी जब 4 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। साथ में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस क्या है, तो आप ये बोलोगे कि सर उसके लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को, उसके लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट जो है वो 4 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 60 है। तो कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू होगा वो 240 रुपये हो जाएगा। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो मैं बोलूंगा कि भाई 4 यूनिट्स अगर कंपनी बेचती है और एक यूनिट अगर 60 का बेचती है, तो कंपनी का टोटल सेल्स रेवेन्यू 240 रुपये होगा। कंपनी की फिर इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के लिए 4 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 36 है। तो 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल 144 हो जाएगी। 144 की अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होगी, कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 240 माइनस 144 यानी कि 96 की। और मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, मेरी फिक्स कॉस्ट भी 96 है। और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट भी 96 है तो मेरे पास ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि मैं जीरो वाली पोजीशन पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं सी एस रेशो कैलकुलेट करूं और वी एस रेशो कैलकुलेट करूं, तो मेरा जो सी एस रेशो यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 24 की है और जो सेलिंग प्राइस है वो 60 की है, और ये बन जाएगा कितना 40%। यहाँ पर भी 40% बन रहा है। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करूं तो मैं 36 को 60 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मैं 36 को 60 से डिवाइड कर और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ रहा है अगेन 60%। तो ये आपका सी एस रेशो या वी एस रेशो होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात मुझे करनी है और वो ये है कि देखें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज के लिए हमने ये सीखा है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से कर दिया जाए मल्टीप्लाई। अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ सकता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और उसको आप फिर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो, तो इस तरह से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अच्छा, मैथ्स का एक रूल है कि लेट से अगर ए, सुनिएगा जरा गौर से, ए के नीचे लिखा हुआ हो बी डिवाइडेड बाई सी, ए के नीचे लिखा हुआ बी डिवाइडेड बाई सी, सुनिएगा जरा गौर से, मैथमेटिकली ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है ए डिवाइड हो रहा है बी ओवर सी से। और मैथमेटिकली डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाता है ए मल्टीप्लाइड बाई सी ओवर बी। ठीक है जी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी ओवर बी, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। मैं वापस से बताता हूँ और ये कैसे अप्लाई हो रही है अभी देखते हैं। देखें, अगर ए कोई चीज लिखी हुई हो, कोई वैल्यू लिखी हुई हो ए, उसको आपने डिवाइड करना है और नीचे डिविजन में आपके पास है बी डिवाइडेड बाई सी। तो बी डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी को आप ए फिर डिवाइड का सिंबल बी डिवाइडेड बाई सी भी लिख सकते हो, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ए मल्टीप्लाइड बाई सी ओवर बी भी लिख सकते हो। अब सर इसका क्या मतलब है यहाँ पर और क्यों आ रहा है ये, जरा एक और फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का एक अनोखा अच्छा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का एक और फॉर्मूला भी है और वो है फिक्स्ड कॉस्ट को आप सी एस रेशो से डिवाइड कर दो। अगर आप फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से डिवाइड करते हो तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। पहले इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं। मेरी फिक्स कॉस्ट इस सवाल में 96 है और मेरा जो सी एस रेशो है वो 40% है। तो क्या मैं 96 को 40% से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर, अगर मेरा सी एस रेशो जो है वो सॉरी, फिक्स कॉस्ट कितनी है 96 है और सी एस रेशो 40% है,
अगर मैं 96 को 40% से डिवाइड करता हूं तो भी मेरा आंसर 240 ही आ रहा है, यानी कि उतना ही आ रहा है जितना पहले फॉर्मूले से आ रहा था। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया कि भाई इसको अगर सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सेल्स रेवेन्यू है, तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा नया फॉर्मूला अभी मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड कर दो। अगर आप फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो कैलकुलेट हुआ है और उससे डिवाइड करते हो तो भी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। सर ये जो तीसरा फॉर्मूला है इसकी क्या लॉजिक है, अब जरा सुनिएगा। जो आपके पास तीसरा फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो, डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। और सी एस रेशो का क्या मतलब है, सी एस रेशो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अब आप मैथ्स की उसी प्रॉपर्टी को साथ साथ लेकर चलो अगर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेलिंग प्राइस। और अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो इफेक्टिवली ये जो ऊपर वाली चीज है, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने बना लिया था अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली ये चीज यही बनेगी, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के चैप्टर के बारे में डिस्कस करी। इंशाल्लाह अगले लेसन में मजीद इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपने अगले आगे बढ़ने से पहले जो है इधर तक की चीज़ों को अपना कंफर्म पक्का करना है और फिर आपने आगे बढ़ना है। मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम टाइम में मैं सीवीपी एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।